हमारे पास 6.4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें डेफिनेट इंटीग्रल हमने उसकी वैल्यू मालूम करनी है। डेफिनेट इंटीग्रल का फार्मूला होता है कि जब हम इंटीग्रल मालूम कर लेते हैं तो फिर हम x की बजाय पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट यानी कि f ऑफ a माइनस f ऑफ b, तो ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल का फार्मूला है। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए जो 5 के साथ यहाँ पे x भी है तो 5 बाहर, x को अगर हम इंटीग्रल करें तो x स्क्वायर बाय 2। अब हमने यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाना बल्कि x की बजाय पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट लगाना है। तो 5/2 कांस्टेंट के तौर पर बाहर लिख लेते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने से यानी कि x की बजाय हमने पहले अपर लिमिट लगा देना, फिर उस माइनस का साइन लगा के फिर उसी x की बजाय हमने लोअर लिमिट लगा देना। तो 5/2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 हमारे पास बनता है 7, 7 टाइम 5 इज 35, 35/2 और ये हमारा आंसर आ गया जो कि बुक के मुताबिक 17.5। पार्ट बी के लिए एक्स क्यूब का इंटीग्रल जो है वो बनता है x4/4 और इस पर हम अपर और लोअर लिमिट जब अप्लाई करते हैं तो 1/4 बाहर, 20 पावर 4 माइनस 12 पावर 4। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 34816 आंसर आता है। हमारे पास जो सी पार्ट है उसको इंटीग्रेट करने की खातिर एक्स पावर माइनस 2 का इंटीग्रल एक्स पावर माइनस 2 प्लस 1 एक्स डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1, इस पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। और 3 का इंटीग्रल 3x, इस पर भी हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। 2 से हमारे पास ये माइनस 2 बन जाएगा और 1/x, एक्स पावर माइनस 2 प्लस 1 से इस पर हम ने लिमिट को अप्लाई करना है, 3x पे भी लिमिट अप्लाई करना है। तो माइनस 2 और 1/x पे जब हम x की बजाय 2 लगाते हैं तो 1/2 माइनस 1, यहाँ पे भी x की बजाय जब लिमिट लगाते हैं तो 2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 से माइनस 1/2, 2 माइनस 1 से 1, 2 को काट देगा। सो माइनस 1 एंड माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4। डी पार्ट के लिए अगर 3 को हम बाहर लिख लें, अंडर रूट एक्स का इंटीग्रल जो है एक्स पावर 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1, 4/1 जो है वो इस पर लिमिट की सूरत में अप्लाई कर देंगे। तो 3x पावर 3/2, नीचे भी 3/2, 4/1, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 पर जाकर 2/3 हो जाएगा। x पावर 3/2, 4/1, 3 को कैंसिल कर देगा जिससे हमारा आंसर बनेगा 2। x की बजाय अगर मैं 4 लगा दूं तो 4 पावर 3/2 माइनस 1 पावर 3/2, इस 4 को मैं 2 का स्केल लिख सकता हूँ। 1 पावर एनीथिंग इज इक्वल टू 1, 2 को कैंसिल कर देगा। यहाँ पे 2 पावर 3 इज 8, 8 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 इज 7 एंड 7 टाइम 2 इज 14। ई पार्ट के लिए हमें पुट करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 को y के इक्वल, और इसका जब हम डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं तो 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी वाई। डी एक्स की वैल्यू बनती है डी वाई डिवाइड बाई 2x। अब इस किस्म के सवाल में जब लिमिट हो तो हमें पुटिंग के साथ जो लिमिट्स हैं उनकी भी वो भी चेंज आते हैं, यानी कि x की बजाय जब हम 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर x की बजाय 3 पुट करने से 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा। और लोअर लिमिट जब 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 माइनस 4 0 और लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जो 3/2 12x स्क्वायर माइनस 4 पावर 5 है इंटू एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू अब बन जाएगी 3 की बजाय हम अपर लिमिट 5 लगाएंगे, 2 की बजाय लोअर लिमिट 0, 12 ये वाली वैल्यू y पावर 5 हो जाएगी क्योंकि x स्क्वायर माइनस 4 को हमने y के इक्वल पुट किया हुआ है, x एज इट इज़, और dx की वैल्यू जो है वो dy डिवाइड बाई 2x। यहाँ से 2 12 को काट के 6 कर देगा, x को काट देगा और सब्स्टिट्यूशन
के बाद हमारे पास x की कोई टर्म रहनी भी नहीं चाहिए। अब हमारे पास ये 6 जो है बाहर लिख दिया हमने, और y पावर 5 को जब इंटीग्रेट करते हैं तो 5 + 1 6/6, और इस पर अब हमने अपर लिमिट 5 और लोअर लिमिट 0 लगाना है। 6 को काट दिएगा तो y पावर 6 यानी कि 5 पावर 6 माइनस 0 पावर 6, तो 5 पावर 6 अगर हम कैलकुलेटर से निकालें तो वो आता है 15625, जो कि हमारा आंसर है। एफ पार्ट के लिए जो डिनोमिनेटर में वैल्यू e⁻x प्लस e⁻x, इसको अगर मैं y के इक्वल पुट करता हूँ तो डिफरेंशियल अप्लाई करने से e⁻x का डिफरेंशियल e⁻x इंटू -1 और e⁻x का e⁻x और साथ में dx, राइट साइड पर dy। अब यहाँ पे मुझे e⁻x के साथ जो है वो पॉजिटिव साइन चाहिए ताकि मैं ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू काट सकूँ। तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ और ये बनेगा e⁻x, और ये e⁻x जो है ये माइनस e⁻x हो जाएगा। dx इज इक्वल टू dy, जिससे dx की वैल्यू हो गई dy डिवाइड बाय e⁻x माइनस e⁻x। तो ये वाली वैल्यू जब हम पुट करते हैं अपने गिवन क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लिमिट को भी ज़ाहिर है डील करना था, जो कि मुझसे रह गया। तो x की बजाय जब हम अपर लिमिट 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करने से जो हमारा लिमिट है e⁻−1 जो है 1/e और प्लस e, तो ये 1/e प्लस e हो गया। और जब लोअर लिमिट पुट करते हैं तो -1, तो -1 जो है वो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे जब मैं -1 पुट करता हूँ तो e⁻−1 से दोबारा 1/e आ गया। अब जैसे ही अपर और लोअर लिमिट इस पुटिंग की वजह से इक्वल हुए तो हमारा जो आंसर है वो 0 बन जाएगा। बहरहाल हम इसको वेरीफाई भी करना चाहें तो कर सकते हैं कि 1/e प्लस e, और नीचे भी 1/e प्लस e, और यहाँ पे e⁻x और e⁻x ये एज इट इज़, नीचे वाली वैल्यू y² और ds की वैल्यू dy ओवर e⁻−x माइनस x, और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है उसको हम चाहें तो इसके क्वेश्चन के शुरू में लगा सकते हैं। ये दोनों वैल्यूज हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास बनेगा 1/e प्लस e, 1/e प्लस e, यहाँ पे y⁻−2 ऊपर जाकर y⁻2 ऊपर जाके y⁻−2, तो ये -2 प्लस 1, नीचे भी -2 प्लस 1, जिससे आंसर आएगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो 1/y और 1/e प्लस e 1/e प्लस e। तो जब मैं इसकी बजाय ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ 1/e प्लस e y की बजाय, तो ये बनेगा 1/e जब पुट करेंगे तो e बनेगा, और e पुट करेंगे तो 1/e बनेगा, और फिर दोबारा ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ, दोबारा e प्लस 1/e बनेगा। लिहाजा इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस करने से आंसर 0। अच्छा, जी पार्ट के लिए cos का इंटीग्रल जो होता है वो होता है साइन ऑफ x/2 प्लस पाई। अब इनर फंक्शन डेरिवेटिव जो है x/2 का बनता है 1/2, चूँकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस पर डिवाइड करेंगे, अगर डेरिवेशन कर रहे होते तो उससे मल्टीप्लाई करते। अब हमने यहाँ पे पाई और पाई/2 जो है वो लिमिट्स के तौर पर पुट करने हैं, तो ये 1/2 ऊपर जाकर 2 हो जाएगा। साइन ऑफ x/2 जो है हमारे पास ये बनेगा साइन ऑफ 90, x की बजाय पाई तो 180/2 90 प्लस 180, और माइनस साइन ऑफ, अगर यहाँ पर x की बजाय पाई/2 पुट करें तो पाई/2 जो है वो बनेगा
पाई बाय 4, एक्स की बजाय पाई बाय 2 पुट करने से, और पाई बाय 4 जो है वो 45 प्लस 180। तो इस वैल्यूज़ को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है साइन ऑफ 90 प्लस 180 इज़ 270, साइन ऑफ 270 इज़ -1, और ये बनता है साइन ऑफ 225। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास बन रहा है 225। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो -1/√2। तो इस हिसाब से -2, और ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 2/√2। अच्छा, बुक के आंसर के मुताबिक अगर हम ये ऊपर वाले 2 को √2 इंटू √2 लिख दें तो एक √2 कट जाएगा, तो आंसर बनेगा -2 प्लस √2। तो बात जो है वो एक ही है। अच्छा, इस पार्ट में है सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा को जो है वो चूँकि टेन थीटा का डेरिवेटिव है, लिहाजा इसका डायरेक्ट इंटीग्रल टेन थीटा लिखा जा सकता है। टेन थीटा पाई बाय 4 0। अब अगर मैं थीटा की बजाय पाई बाय 4 जो कि 180/4 45 बनता है, माइनस थीटा की बजाय 0, तो टेन ऑफ 0, टेन 45 की वैल्यू होती है 1 और टेन 0 की वैल्यू होती है 0, तो 1 माइनस 0 इज़ 1। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए सबसे पहले तो हम पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए से इसको नॉन असाइन करते हैं। 5t² माइनस 3t प्लस 18 t इंटू 9 माइनस t² को हम 3 प्लस t और 3 माइनस t लिख सकते हैं a माइनस बी a² माइनस b² के फार्मूले के तहत। तो इसको जब अननोन असाइन करते हैं तो a/t प्लस b/3 प्लस t प्लस c/3 माइनस t। इस वैल्यू के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें एलसीएम के तौर पर तो 5t² माइनस 3t प्लस 18 इक्वल्स टू a के साथ हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस t और 3 माइनस t, प्लस b के लिए हमारे पास आएगा t और 3 माइनस t, और c के लिए t और 3 प्लस t। तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं दोबारा लिख लूँ 5t² माइनस 3t प्लस 18 a इंटू 3 प्लस t एंड 3 माइनस t प्लस b इंटू t इंटू 3 माइनस t एंड प्लस c इंटू t इंटू 3 प्लस t। मैं अगर इसमें पुट करता हूँ t की वैल्यू 0, तो 18 इज इक्वल टू a इंटू 3 इंटू 3, ये दोनों वैल्यू t की वैल्यू 0 पुट करने से 0 हो जाएंगे, जिससे मेरे पास एक आंसर आ गया 18/9 2। इसी तरीके से अगर मैं पुट करता हूँ t इज इक्वल टू 3, तो 5 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 प्लस 18, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी। c के साथ 3 इंटू 3 प्लस 3, इसको सिंप्लीफाई करने से 5 टाइम 9 इज 45, 3 टाइम 3 इज 9, 9 प्लस 18, और 3 प्लस 6, 6 टाइम 3 इज 18, 18c। तो 9 प्लस 64 54, और 18 अगर इसके नीचे आया इक्वल टू 18c, इससे c की वैल्यू आ गई 54/18,
इज इक्वल टू 3। और अगर हम पुट कर लें t की वैल्यू -3, तो -1 का स्क्वायर भी 9, यहाँ पे 3 इंटू -3 प्लस 18, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे भी c की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, अलबत्ता b के साथ जो है वो -3 एंड यहाँ पे 3 और -3 से +6 आ जाएगा। तो इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें, 5 टाइम 9 इज़ 45, 3 टाइम 3 इज़ 9, प्लस 18 इज़ इक्वल टू -18b। जो कि 72 आता है। तो 72 इंटू इज़ इक्वल टू -18b, जिससे b की वैल्यू आ गई 72 बाई -18, या b की वैल्यू -4। तो इस तरीके से हमने अपने तीनों अननोन्स a, c और b जो है वो फाइंड कर लिए। इन वैल्यूज़ को हम a, b, c की जगह पुट करके इसके इंटीग्रेशन का प्रोसेस करेंगे। तो a की वैल्यू है हमारे पास 2 और b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू है 3, तो इस इंटीग्रेशन के हिसाब इनको अगर हम इंटीग्रेट करें तो 2 log ऑफ t इज 4 log ऑफ 3 प्लस t और प्लस 3 log ऑफ 3 माइनस t। इनर फंक्शन डेरिवेटिव इसका जो कि -1 बनता है, तो हम उसको -1 से डिवाइड कर देंगे, जो कि इस प्लस को बाद में माइनस कर देगा। और इन तीनों पर हम कंबाइन लिमिट अप्लाई करें या अलग-अलग लिमिट, हमारा 2 और 1 इस पर अप्लाई होगा। तो इसको अगर हम a की वैल्यू के तौर पर लिखें तो ये बनता है log ऑफ t स्क्वायर माइनस log ऑफ 3 प्लस t पावर 4 और माइनस log ऑफ 3 माइनस t पावर 3। तो log ऑफ t स्क्वायर 3 प्लस t पावर 4 3 माइनस t पावर 3। जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उनको हमने न्यूमरेटर में लिख दिया, जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको डिनोमिनेटर में, और इन पर जो लिमिट है 2 और 1 वो हमने अप्लाई करना है। तो अगर मैं अपर लिमिट अप्लाई करता हूँ तो log ऑफ 2 का स्क्वायर 4, नीचे 3 प्लस 2 5 पावर 4 और 3 माइनस 2 1 पावर 3 माइनस log ऑफ, अगर लोअर लिमिट पुट करें तो log ऑफ 1 का स्क्वायर 1 और 3 प्लस 1 4 4 पावर 4, और यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 3 माइनस 1 2 2 पावर 3। तो इसका आंसर अगर निकालें कैलकुलेटर के ज़रिए से तो -5.05 14, और अगर दूसरी वैल्यू का आंसर निकालें कैलकुलेटर से तो वो आता है -7.6246। तो -5.0514 माइनस माइनस प्लस 7.6246। अच्छा, बुक में जो आंसर गिवन है 4 पॉइंट समथिंग वो ठीक नहीं लग रहा, ये जो आंसर है ये ठीक है। बी पार्ट के लिए हम सबसे पहले तो जो 4/t³ प्लस 4t है, इसके अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बना दें t कॉमन, तो t स्क्वायर प्लस 4 रह जाएगा,
इसको जब हम पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से अननोन असाइन करते हैं तो लीनियर टी के लिए a और टी स्क्वायर 4 के लिए बी टी प्लस सी जो है दोनों ने साइन करेंगे। अब इस वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इज इक्वल टू ए इंटू टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी टी प्लस सी इंटू टी। एक वैल्यू हम पुटिंग के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं, टी इज इक्वल टू 0 जो हमारा लीनियर फैक्टर है, तो 4 इज इक्वल टू ए इंटू 0 प्लस 4। यहाँ पे 0 हो जाएगा, लिहाजा ए की वैल्यू 4/4 1। और बाकी जो दो वैल्यूज़ हैं वो कोएफिशिएंट कंपैरिजन के ज़रिए से, तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स हमारे पास जो हाईएस्ट अकरिंग पावर है वो 2 है, तो टी स्क्वायर के क्वेश्चन जब कंपेयर करते हैं तो 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी टी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ए प्लस बी। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 पुट करने से बी की वैल्यू -1, और अगर हम इसके साथ t की वैल्यू को कंपेयर कर लें तो लेफ़्ट साइड पर तो t है नहीं 0, राइट साइड पर हमारे पास a के साथ t नहीं आ रहा और b के साथ t स्क्वायर आ रहा है, c के साथ t आ रहा है, तो t की वैल्यू जो है हमारे पास 0 आ गई जब c t के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस हिसाब से हमारे पास b c इंटू टी 0, तो यहाँ पे c आएगा, c इंटू टी के क्वेश्चन के तौर पर c। तो a की वैल्यू हमने मालूम कर ली 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। ये वाली वैल्यूज़ हम यहाँ पे फंक्शन में पुट कर देते हैं, हमारा जो एक्सप्रेशन है। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 0। और ये वाली वैल्यूज़ अगर हम इसमें पुट कर लें, फॉर 4/t इंटू टी स्क्वायर प्लस 4, तो a/t की वैल्यू है हमारे पास 1/t के हिसाब से हमारे पास वैल्यू है t रहेगा, a की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 पुट कर दी है। उसके बाद प्लस b की बजाय -1 इंटू टी और c की वैल्यू हमारे पास 0 है, अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4। इससे जो हमारा क्वेश्चन है वो बन जाएगा इसके जो लिमिट्स थे वो हैं 2 और 1, -t/t स्क्वायर प्लस 4 dt। तो 1/t log ऑफ t, इसमें हम 2 और 1 का लिमिट अप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर को अगर हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बना दें तो इसको भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ। इस वैल्यू को हम अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूँ तो log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1, और यहाँ पे 1/2, ये अब चूँकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है तो log ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4, और इस पे भी हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं 2 और 1। log ऑफ 2 एज इट इज़, log ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे 1/2 log ऑफ, अगर मैं यहाँ पे 2 की वैल्यू पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, log ऑफ 8, माइनस अगर 1 पुट करता हूँ तो log ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 4 5। तो ये बना हमारे पास log ऑफ 2 माइनस 1/2 log ऑफ 8/5। तो अगर हम कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर आता है 0.4581। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि इस कर्व का एरिया मालूम करना है फ्रॉम 0 to 3।
तो इस किस्म के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें अंदाज़ा लगाना होता है कि हमारा कर्व बिलो द एक्स एक्सिस या अबव द एक्स एक्सिस। तो 0, 1 और 3 अगर हम ये वाली वैल्यूज़ लेके इसके अंदर पुट करें तो 0 के लिए तो आंसर आ रहा है 4 और 1 के लिए जो है आंसर आ रहा है 4, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 4 माइनस 1, 3। तो ये वाली वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव आ रही हैं, लेकिन जैसे ही हम 3 पुट करते हैं तो 3 के लिए आंसर आ रहा है 4 माइनस 9 माइनस 5। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बीच में कोई वैल्यू है जहाँ पे ये जो फंक्शन है वो 0 के इक्वल हो रहा है। तो वो वाली वैल्यू जो हमारी 2 है, 2 पुट करने से 4 माइनस 4 माइनस 4 जो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास आंसर पॉजिटिव है और यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर हमारे पास नेगेटिव है। तो जब मैं एरिया लिखूँगा तो मेरे पास जो 2 से 0 तक की रेंज है वो पॉजिटिव है, उसके साथ 4 माइनस एक्स स्क्वायर मैं पॉजिटिव साइन लगाऊंगा, और जो मेरे पास 3 से 2 तक की रेंज है वो चूंकि नेगेटिव है, उसके आंसर मेरे पास नेगेटिव आ रहे हैं, इसलिए मैं उसके बाहर नेगेटिव साइन लगाऊंगा और यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का अंदाज़ा लगाने के बाद जिस हिस्से में हमारे आंसर पॉजिटिव आ रहे हो उसको हम पॉजिटिव साइन देते हैं, और जिस हिस्से में हमारे आंसर नेगेटिव आ रहे हो गिवन रेंज के मुताबिक उसके बाहर हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो 4 का इंटीग्रल 4x और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाई 3, यहाँ पे 2 0 का लिमिट अप्लाई करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे भी 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और यहाँ पर हम 3 2 के लिमिट जो है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 2 की वैल्यू पुट करता हूँ तो 4 टाइम 2 इज़ 8 माइनस 8 बाई 3, और यहाँ पे अगर 0 पुट करता हूँ तो 0 माइनस 0, और इसके अलावा यहाँ पे जब लिमिट पुट करता हूँ तो 4 टाइम 3 इज़ 12 और 3 का क्यूब जो है वो 27, तो 27 बाई 3 इज़ 9, और माइनस अगर 2 पुट करते हैं 4 टाइम 2 इज़ 8 और 2 का क्यूब 8 बाई 3। इसके सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास आता है 3 एलसीएम 8 टाइम 3 इज़ 24 माइनस 8, और यहाँ पे जो वैल्यू है 12 माइनस 9 से 3 आ गया, माइनस 3 एलसीएम 3 टाइम 8 इज़ 24 माइनस 8। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो है आपस में सेम बन रही है। तो 24 माइनस 8 से मेरे पास आता है 16 बाई 3 माइनस 3, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, तो 24 माइनस 8 16 बाई 3। तो एक बार फिर अगर हम 3 एलसीएम ले लें तो 16 माइनस 3 टाइम 3 इज़ 9 प्लस 16, सो 16 प्लस 16 32 माइनस 9 23 बाई 3। बी पार्ट के लिए भी हमें सबसे पहले टेबल बनाना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स के लिए। यहाँ पे 0 to 3 जो मेरे पास वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो वैल्यू आंसर आता है 6। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 7, और 7 माइनस 5 मेरे पास 2 आता है। अगर 2 पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 10, 5 माइनस 2 10 0 आता है। और 2 के बाद अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो 3 पुट करने से भी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 15, 5 माइनस 6 15, उससे भी 0 आता है। इसका मतलब ये है कि इन दो वैल्यूज़ के बीच में हमारे पास कर्व के अंदर चेंज आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2.5 ट्राई करता हूँ
तो उससे मेरे पास इसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं कैलकुलेटर के जरिए इसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो इसका आंसर आता है -0.25। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ जो है वो 0 से लेके और 2 तक तो एक्स एक्सिस से ऊपर है, लेकिन 2 और 3 के बीच में जो है ये एक्स एक्सिस से नीचे है। तो एरिया जब मैं लिखूँगा तो एरिया के लिए जो मेरे पास 2 से 0 तक की रेंज है वो तो पॉजिटिव x² - 5x + 6, और जो मेरे पास 3 से 2 तक की रेंज है वो मेरे पास नेगेटिव। इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि बड़ी वैल्यू को हमेशा ऊपर और छोटी वैल्यू को जो है वो नीचे। और अब हमारे पास इस रेंज में जो 3 से 2 तक हमारे आंसर नेगेटिव आ रहे हैं, इसलिए मैं इसके साथ नेगेटिव साइन लगा रहा हूँ। x² - 5x + 6 dx। अब हम इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने से x³ / 3 5x² / 2 + 6x, और यहाँ पे लिमिट 2 0। इसका इंटीग्रल भी सेम x³ / 3 5x² / 2 + 6x, और इस पर हम 3 और 2 का लिमिट लगाएंगे। अगर मैं इसमें 2 पुट करता हूँ तो 2 का क्यूब 8/3 -2 लगाता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 2 को काट के 2 कर देगा, -10 6 2 = 12, -0 लगाने से ये तीनों वैल्यू 0 हो जाएंगी। यहाँ पे जब 3 लगाता हूँ तो 3 का क्यूब 27/3 9, -3 का स्क्वायर 9 9 × 5 = 45 45/2 6 × 3 = 18, माइनस और उधर 2 लगाता हूँ तो जिस तरह से ये हमारे पास आया है 8/3 -10 और +12, तो यही वैल्यू जो है वो रिपीट हो जाएगी। तो अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ 3 LCM 8 - 10 × 3 = 30 12 × 3 = 36, और यहाँ पे 2 LCM 9 × 2 = 18 -45 + 18 × 2 = 36, और ये वाली वैल्यू वही है जो कि हमने यहाँ पे लगाई है। तो माइनस माइनस प्लस प्लस इसके साथ हम 2 लगा देंगे, जिस तरह x + x 2x होता है। तो अब मेरे पास यहाँ पे 3 और 2 का LCM जो है वो 6 हो गया। तो 3 2 = 6 2 2 = 4, और यहाँ पे हमारे पास 8 36 -36 6 + 8 14 -2 × 3 = 6, यहाँ पे 3 आ गया। और इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर की मदद से तो ये 9 आता है। तो 4 4 = 16 और 56 -9 × 3 = 27/6, तो 16 - 7 जो है 929/6 यूनिट स्क्वायर। सी पार्ट के लिए हमें जो x और f(x) का अगर हम ग्राफ ड्रा कर लें, एक टेबल बना लें, तो 0, वैसे अगर मैं इसके फैक्टर बनाता हूँ तो -4x - 2 और x - 4, ये इसका 2 फैक्टर्स बन जाएंगे। तो 0 के लिए तो हमारे पास आंसर आ रहा है 8, और फिर उसके बाद अगर हम 0 से आगे जाएं 1, तो यहाँ पे 1 - 2 -1 और 1 - 4, यहाँ पे 1 पुट करने से आएगा -1, और 1 पुट करने से -3, तो 6 आएगा। उसके बाद अगर हम 2 पर आएँ तो ये 0 हो जाएगा, और 4 पे जाएँ तब भी 0 हो जाएगा। तो 3 के लिए अगर हम इसका बिहेवियर देखें तो 3 - 2 जो है वो 1 और 1 -4 3 - 4 -1, तो आंसर आएगा -1। इसका मतलब ये है कि 3 से 0 तक की रेंज पॉजिटिव है,
सॉरी 2 से 0 तक की रेंज पॉजिटिव है और 4 से 2 तक की रेंज नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो हमारे पास 2 और 4 है उसके लिए जो ग्राफ है वो हमारा बिलो द एक्स एक्सिस है। तो एरिया के लिए जो हमारी पॉजिटिव रेंज है दैट इज़ फ्रॉम 2 to 0, उसके लिए x² - 6x + 8, और जो नेगेटिव रेंज है जहाँ पे कर्व जो है वो बिलो द एक्स एक्सिस है विच इज़ फ्रॉम 4 to 2, इसके साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे x² - 6x + 8। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो x³ / 3 6x² / 2 + 8x, इस पर लिमिट 2 0, और इसी तरीके से यहाँ पे भी x³ / 3 6x² / 2 + 8x, और यहाँ पे 4 to 2 की रेंज है। यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज़ की पुटिंग करता हूँ तो ये बनता है 2³ 8/3, 2² 4, 2 को कैंसिल करने से 2 हो जाएगा, 6 × 2 = 12 एंड 8 × 2 = 16, माइनस ये तीनों 0 हो गए जब 0 हम पुट करते हैं, और यहाँ पे जब मैं 4 पुट करता हूँ तो 4 4 = 16, 16 4 = 64/3, माइनस यहाँ पे जब 4 पुट करता हूँ तो 4 का स्क्वायर 16, 16 2 से कट कर 8 हो जाएगा, 8 × 6 = 48, प्लस 8 × 4 = 32, माइनस, और जब 2 पुट करते हैं तो जैसे ये वाला एक्सप्रेशन आया वैसे ही उसकी रिपीटिशन हो जाएगी, 8/3 - 12 + 16। अब हमारे पास 3 LCM, 8 - 12 × 3 = 36, 16 × 3 = 48, और यहाँ पे भी 3 LCM, 64 - 48 को 3 के साथ मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 8 × 3 = 24, 4 × 3 = 12, 12 और प्लस 2 14, 144, और 32 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 96, और ये वाली वैल्यू माइनस माइनस प्लस दोबारा इसी की रिपीटिशन है, तो मैं इसके साथ 2 लगा देता हूँ। तो हमारा जो LCM है वो 3 हो गया, और इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो इससे 20 बनता है, 22 से मल्टीप्लाई करें तो 40 बनता है, और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इससे हमारे पास 16 बनता है। सो 40 - 16 is 24/3 which is 8 units। डी पार्ट के लिए भी सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। यहाँ पे अगर मैं 1 लगाता हूँ तो 1 की वैल्यू 5 - 1 4, इसके अलावा अगर मैं 2 लगाता हूँ तो 5 × 2 = 10, और 10 - 4 6, 3 लगाने से 5 × 3 = 15, और 16 - 9 6। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास 1 से लेके 3 तक का ग्राफ है वो सारा एक्स एक्सिस से अबव है। तो इसके हिसाब से जब मैं एरिया फाइंड करता हूँ तो 3 1 5x - x², और इसके इंटीग्रल के तौर पर हमारे पास आएगा 5x² / 2 - x³ / 3। इसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में 5/2, 3 लगाने से 9, और यहाँ पे 3 लगाने से 27/3 विच इज़ इक्वल टू 9 अगेन। अब अगर हम 1 लगाएं तो ये बनेगा 5/2, माइनस यहाँ पे 1 लगाएं तो 1/3।
सिंप्लीफाई करने से यहाँ पे 2 एलसीएम, 5 टाइम 9 इज़ 45, 9 टाइम 2 इज़ 18। यहाँ पे हमारे पास 6 एलसीएम, तो 2 टाइम 3 is 6, 3 टाइम 5 is 15, 3 टाइम 2 is 6। तो इससे हमारे पास बना 45 माइनस 18, 15 माइनस 8 7, और 3 माइनस 1 2, 27/2, माइनस 15 माइनस 2 इज़ 13/6। तो 6 अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 2 टाइम 3 is 6 and 27 टाइम 3 is 781 माइनस 13, तो 11 माइनस 3 8, और 7 माइनस 1 6, 68/6, जो कि दोनों को अगर हम 2 पर डिवाइड कर लें तो 24/3, बल्कि जो है वो 34/3। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट में हमने जो एरिया मालूम करना है उसके लिए जो हमारे पास 2 से 1 तक की रेंज है वो पॉजिटिव है, और जो 3 से 2 तक की रेंज है वो चूँकि बिलो द एक्स एक्सिस है तो वो नेगेटिव है। इसमें 1/2 को बाहर कर देते हैं, ई स्क्वायर का इंटीग्रल ई स्क्वायर एक्स माइनस ई एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स। इस पे 2 1 का हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी 1/2 को बाहर, और ई स्क्वायर का इंटीग्रल ई स्क्वायर एक्स माइनस ई एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स ही होगा। इस पर भी हमने 3 और 2 का लिमिट अप्लाई करना है। तो ये लिमिट अप्लाई करने की सूरत में हमारे पास 2 ई स्क्वायर माइनस E2, और यहाँ पे E2 और माइनस E, और यहाँ पे -1/2 3E2 माइनस E3, और -2E2 माइनस E पावर 2। सिंप्लीफाई करने के लिए 1/2 दोनों से कॉमन लिया जा सकता है। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ई स्क्वायर प्लस ई, नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो -3 ई स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस प्लस E3, और माइनस जो है माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो प्लस 2 ई पावर 2 और माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैंसिल होने वाली तो कोई टर्म नहीं है, अलबत्ता लाइक टर्म्स जो मौजूद हैं तो उनको हम चेक कर लेते हैं। 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर 4 ई स्क्वायर, और बल्कि और भी हमारे पास जो टर्म्स हैं ई स्क्वायर की, तो 2 स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर 1 ई स्क्वायर, और यहाँ पे भी बल्कि ये 3 तो आपस में कैंसिल हो गई, और हमारे पास जो यहाँ पे -3 और -1 से -4 और -4 और +2, तो -2 ई स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इसको मिला के और इसको मिला के। बाकी हमारे पास एक ई क्यूब की टर्म रह गई और एक ई की टर्म रह गई। इस वैल्यू को हम अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर के मुताबिक तकरीबन 4.01 जो है वो यूनिट स्क्वायर इसका आंसर आता है। पार्ट बी के लिए भी जब हम एरिया डिफाइन करेंगे तो 2 से 1 तक की जो रेंज है उसमें एरिया पॉजिटिव है अबव द एक्स एक्सिस, और जो 1 से 0 तक की रेंज है उसमें बिलो द एक्स एक्सिस।
तो e पावर x का इंटीग्रल e पावर x माइनस e का इंटीग्रल ex, इस पे भी हम 2 1 का लिमिट अप्लाई करेंगे। और इस तरीके से यहाँ पे भी e पावर x माइनस ex, इस पे 1 0 का हम लिमिट अप्लाई करेंगे। ये बनेगा e स्क्वायर माइनस 2e माइनस e, और यहाँ पे भी माइनस e, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब x की बजाय इधर भी 1 लगाएं, यहाँ पे भी 1 लगाएं, और इसी तरीके से यहाँ पे भी 1 लगाएंगे तो e माइनस e एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और माइनस 0 लगाएंगे तो एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1, माइनस e इंटू 0 इज 0। तो सिंप्लीफाई करने से e स्क्वायर माइनस 2e, और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो इसको अगर हम इसमें अंदर वैल्यूज की पुटिंग करें तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस इस माइनस मल्टीप्लाई कर प्लस 1, इसको मैं ही माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो इसको अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, इससे हमारा आंसर आता है 2.95 यूनिट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट में जो रेंजेस हमको गिवन है उसके मुताबिक जब हम एरिया डिफाइन करते हैं तो 2 से 0 तक की रेंज है उसमें एरिया पॉजिटिव है, और जो 3 से 2 तक की रेंज है उसमें एरिया नेगेटिव है। इसमें हमारे पास 2x माइनस 0.5 x क्यूब बाई 3 20 माइनस यहाँ पे भी 2x माइनस 0.5 x क्यूब बाई 3 2। यहाँ पर अगर मैं 2 लगाता हूँ फार्मूले में तो 2 टाइम 2 इज़ 4, माइनस यहाँ पे 2 का क्यूब 8, और 8 लगाने से यहाँ पे आंसर आता है 1.33, और अगर यहाँ पे x की वजह 0 लगाते हैं तो 0 माइनस 0। अगर हम 3 लगाते हैं इस एक्सप्रेशन में x की बजाय तो 3 लगाने से आंसर आता है कैलकुलेटर के ज़रिए 3 इंटू 2 इज़ 6, माइनस यहाँ पे 3 लगा दें तो 3 का क्यूब 27 बाई 3 इज़ 9, 9 इंटू 0.5 इज़ 4.5, माइनस अगर 2 लगाएं तो फिर दोबारा ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 4 माइनस 1.33। इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने से यह बनता है 2.6, यहाँ से माइनस 1.5, और ये भी 2.6 बनेगा, लेकिन दोनों एक्सप्रेशन सेम है तो मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 इंटू 2.6 माइनस 1.5 अप्रॉक्सीमेटली 3.7 या 8 यूनिट स्क्वायर। जो हमारे पास डी पार्ट है उसमें भी जो रेंज हमको गिवन है उसके मुताबिक जो 0 से -1 की रेंज है उसमें ग्राफ पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस से अबव है, तो हम इसको पॉजिटिव साइन असाइन करते हैं। और जो 2 से 0 तक का हमारे पास एरिया है वो बिलो द एक्स एक्सिस है, उसको हम नेगेटिव साइन असाइन करते हैं। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x स्क्वायर बाई 2, इस पे हमने 0 माइनस 1 का लिमिट अप्लाई करना है, और इसी तरीके से एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 पर हमने 2 0 का जो है लिमिट अप्लाई करना है। 0 पुट करने से 0 माइनस 0, माइनस 1 पुट करने से माइनस 1 बाई 3, और ये जो है माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 से कैंसिल हो जाएगा।
और इसी तरीके से यहाँ पर जब हम 2 पुट करते हैं तो 2 का क्यूब 8, 8/3 माइनस 2 को काट देगा, 2 का स्क्वायर 4 -0 तो यहाँ से बना -4/3 जो कि माइनस माइनस प्लस प्लस 4/3 हो जाएगा, और -3 अगर हम एलसीएम ले लें यहाँ पे तो 8 -3 टाइम 4 इज 12, सो 4/3, और ये जो -4 बनेगा तो हम उसको माइनस माइनस प्लस प्लस 4/3, 4 + 4 8, 8/3 यूनिट स्क्वायर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमको लीकेज का रेट जो है गिवन है, तो यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन हम अप्लाई करें तो dl एक तरफ dt को हम दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, log ऑफ t + 1 ओवर t + 1 इंटू dt, और इसकी अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो दोनों साइड पर इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं और पुट करता हूं मैं log ऑफ t + 1 को y के इक्वल। इसको y के इक्वल पुट करने से जब डिफरेंशियल हम अप्लाई करते हैं तो 1/t + 1 dt इज इक्वल टू dy, जिससे dt की वैल्यू हो गई t + 1 इंटू dy। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है 80 log ऑफ t + 1 ओवर t + 1 इंटू dt, इसकी वैल्यू हो जाएगी 80 एज इट इज़ log ऑफ t + 1 की बजाय y, नीचे वाला t + 1 एज इट इज़, और dt की जो वैल्यू हमने निकाली है t + 1 इंटू dy, तो t + 1 t + 1 को कैंसिल कर देगा, जिससे हमारे पास 80 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले आते हैं, यहाँ पे y और dy रह गया, तो इसकी इंटीग्रेशन 80y² प्लस c, 280 को काट के 40 कर देगा, और राइट साइड पे हमारे पास जो dl था उसकी इंटीग्रेशन l हो गई, तो l की वैल्यू हमारे पास जो लीकेज है वो y² 40y² प्लस c। अब y की वैल्यू पुट बैक कर देते हैं जो कि log ऑफ t है, तो लीकेज है वो 40 और log ऑफ t + 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम लगा दें प्लस c। अब ये हमारे पास t जो है ये आवर्स में है, और इसके हिसाब से हमने लीकेज का फंक्शन जो है मालूम कर लिया। c की वैल्यू मालूम करने के लिए जो हमको कंडीशन गिवन है वो ये कि लीकेज 0 है एट t = 0, तो यहाँ पे 0, और यहाँ पे भी t की बजाय अगर मैं 0 लगाता हूँ तो log ऑफ 1 विच इज़ 0, 0 40 से मल्टीप्लाई के 0 हो जाएगा, इसलिए हमारा जो फंक्शन है वो बना log 40 log ऑफ t + 1 और इसका होल स्क्वायर। इस फंक्शन के मुताबिक c की वैल्यू जो है वो हमने प्रूफ कर दी कि वो बस 0 है, लिहाजा अब उसकी ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब ये लीकेज का फंक्शन मालूम करने के बाद जो एक दिन के अंदर जो लीकेज हुई है हमको वो मालूम करनी है, तो चूँकि ये टाइम जो है वो आवर्स में है, तो लीकेज 24 आवर्स में जो होगी वो होगी 40 log ऑफ 24 + 1 25, और इससे हमारे पास जो आंसर आता है वो बनता है कैलकुलेटर के ज़रिए। इसका मतलब ये हुआ कि 24 आवर्स 414.4 जो है ये इसके साथ जो यूनिट है तो यूनिट बैरल्स लगा देते हैं, और इसी तरीके से जो 2 दिनों में जो लीकेज हुई तो उसके लिए 48 आवर्स कर देते हैं, तो ये बनेगा 40 log ऑफ
48 + 1 49 और होल स्क्वायर, और अगर इसको हम फाइंड करें तो ये बनता है जो कि 605.8। तो 48 आवर्स में जो है ये लीकेज हुई, तो इसका मतलब ये फर्स्ट डे पर लीकेज ये थी। डे 2 जो है वो होगा L48 माइनस L24, 48 आवर्स की लीकेज माइनस 24 आवर्स की लीकेज। तो इसमें से अगर मैं माइनस कर लूँ 414.4, तो 191 पॉइंट समथिंग बैरल्स। इसका मतलब ये है कि पहले दिन की जो लीकेज थी दूसरे दिन की लीकेज उससे कम है, तो लीकेज जो है वो कम हो रही है, यानी कि सेकेंड डे लीकेज इज़ लेस एज कंपेयर टू फर्स्ट डे लीकेज। तो ये बस हमारी कंक्लूजन हो गई कि लीकेज जो है उसमें कमी आ रही है।